हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजी एकेडमी। होप हमारा चैनल आपकी स्टडीज में आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर आपको ऐसा फील होता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, फील फ्री टू राइट एट gaurav13shaurya@gmail.com or shaurya13@gmail.com. In my last lecture, I have talked about visible surface detection. और विजिबल सरफेस डिटेक्शन के बारे में भी जब हमने बात की थी तो उसमें हमने एक बहुत स्पेसिफिक बात की थी रिगार्डिंग बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम का। नाउ इन माय टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट डेप्थ बफर मेथड। हमने लास्ट लेक्चर में जैसे बात की थी, विजिबल सरफेस डिटेक्शन को करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस अवेलेबल हैं। एक अप्रोच जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस अप्रोच और सेकंड अप्रोच होती है जिसे हम बोलते हैं इमेज स्पेस अप्रोच। ऑब्जेक्ट स्पेस अप्रोच की एक एल्गोरिथम जिसे हम बैकफेस डिटेक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। बैकफेस डिटेक्शन एल्गोरिथम का ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके दो सरफेसेस आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सरफेस फ्रंट सरफेस होगा और कौन सा सरफेस बैक सरफेस होगा। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारे पास मेथड आया जिसको हमने बोला डेप्थ बफर मेथड। डेप्थ बफर मेथड बहुत ही सिंपल और कॉमनली यूज मेथड है जो यूज करता है हमारे इमेज स्पेस अप्रोच को। इमेज स्पेस अप्रोच वह अप्रोच होती है जिसमें हम स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंप्लीमेंट करते हैं जहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। इमेज स्पेस एल्गोरिथम में जो विजिबिलिटी होती है किसी भी पॉइंट की, उसको डिसाइड करने के लिए हम हर पॉइंट बाय पॉइंट की पिक्सल पोजीशन को व्यू प्लेन में ले जाते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो पॉइंट विजिबल होगा या फिर नहीं होगा। डेप्थ बफर मेथड को हम जेड बफर मेथड के नाम से भी जानते हैं। कई बुक्स में आपको ये जेड बफर मेथड या कई जगह आपको डेप्थ बफर मेथड के नाम से भी मिल सकता है। इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैटमल। सो इन सम बुक्स इट्स आल्सो गिवन, इट इज नोन बाय द नेम दैट इज कैटमल मेथड। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इसे बहुत इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पॉलीगन के सरफेसेस के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि यहाँ पर हम किसी भी पॉलीगन को किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस कर सकते हैं। जेड बफर एल्गोरिथम किसी भी सरफेस की डेप्थ को हर एक पिक्सल पोजीशन पे कंपेयर करती है ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन। सरफेस डेप्थ को हम मेजर करते हैं अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ द व्यूइंग सिस्टम के। अगर हम और डिटेल में बात करें तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात कर लें जिसकी पोजीशंस, लेट अस से कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और हम ये मानते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z हैं। देन अगर हम इसे व्यू प्लेन से देखेंगे, दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट देखेंगे, तो जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे होंगे व्यू प्लेन पे, तब हमें यहाँ पर सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट मिलेंगे जो होते हैं x एंड y कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो z वैल्यू होती है वो हमको डेप्थ इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की डेप्थ होती है हम उसे कंपेयर करते हैं सिर्फ विद द हेल्प ऑफ द z वैल्यूज। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम की बात करें, यहाँ पर हमने तीन सरफेसेस दिखाए हुए हैं जिसे हम बोल रहे हैं S1, S2 एंड S3। अगर आप इन तीनों सरफेसेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको फील होगा कि जो S1 सरफेस है वो सबसे स्मॉलेस्ट डेप्थ पर है व्यू पोजीशन के रेस्पेक्ट में, जो कि है हमारी XY। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो सरफेस X1 होगा उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा XY से, लेकिन इसकी जो Z वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इसलिए अगर हम XY हमारी व्यूइंग पोजीशन है तो जो सरफेस हमको विजिबल होगा वो होगा सरफेस S1। जेड बफर मेथड यूजली इंप्लीमेंट किया जाता है नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट्स। नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि जो z का वैल्यू होगा वो हमेशा लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1। अगर हम 0 की बात करें तो यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट करता है हमारे बैक क्लिपिंग प्लेन को और 1 रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्रंट क्लिपिंग प्लेन को। इट मींस अगर हम z बफर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या डेप्थ बफर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें दो बफर्स की जरूरत होती है। एक बफर जिसको हम बोलते हैं डेप्थ बफर, और जो डेप्थ बफर होता है वो हमारी डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन, दैट इज z का डिस्टेंस कितना है व्यूइंग प्लेन से, उसको स्टोर करता है। जबकि दूसरा बफर होता है जिसको हम फ्रेम बफर बोलते हैं। और फ्रेम बफर का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया है
उस पर्टिकुलर डेप्थ पर उसकी इंटेंसिटी या उसका कलर इंफॉर्मेशन कितना होगा। इनिशियली अगर जब हम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम डेप्थ बफर की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। इसका मतलब जो हमारा बैक क्लिपिंग प्लेन होता है हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं और कंपेयर करते रहते हैं हर पॉलीगन सरफेस के साथ। जब हम डेप्थ बफर को 0 इनिशियलाइज करते हैं एट द सेम टाइम हम फ्रेम बफर को भी जो उस पर्टिकुलर पॉइंट का बैकग्राउंड कलर होता है उसके साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। नाउ अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास सरफेस लिस्टेड होते हैं डिस्प्ले फाइल के अंदर हम उन सबको प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमने एक स्कैन लाइन ली है। सो इस स्कैन लाइन के अलाउंग जितने भी हमारे एक्स वाई पॉइंट्स आ रहे होंगे हम हर एक पॉइंट को स्कैन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई, और जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो जेड कोऑर्डिनेट हमको स्पेसिफाई करेगा उस पॉइंट की डेप्थ। इसके लिए अगर हम एक एल्गोरिथम को लिखना चाहें तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने दो बफर लिए हैं जिसको हम बोलते हैं डेप्थ बफर और एक को बोलते हैं हम फ्रेम बफर। इनिशियली हमने डेप्थ बफर की वैल्यू को 0 रख दिया है और फ्रेम बफर को इस पर्टिकुलर पोजीशन एक्स वाई पर जो बैकग्राउंड कलर होगा उसके इक्वल इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पर डेप्थ बफर की पोजीशन 1 भी रख सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप 1 रखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो स्टेप नंबर 2 पर हो रही है वो जस्ट रिवर्स हो जाएंगी। इसके अलावा इस एल्गोरिथम पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। नाउ फॉर द सेकंड स्टेप हमें हर एक पॉलीगन के हर एक पॉइंट एक्स एंड वाई के लिए उसकी डेप्थ को कैलकुलेट करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने एक स्कैन लाइन ली है, इस स्कैन लाइन के अलाउंग एक्स एंड वाई की जितनी भी वैल्यूज होंगी हम हर एक पॉइंट का जेड कैलकुलेट करेंगे और हर एक जेड को जो प्रीवियसली स्टोर हमारी डेप्थ है उससे हम कंपेयर कराते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने डेप्थ बफर को इनिशियलाइज किया है 0 से, इट मींस बैक क्लिपिंग प्लेन। यहाँ पर अगर z की वैल्यू हमारी डेप्थ बफर वैल्यू से बड़ी होती है तो हम उसको डेप्थ बफर में स्टोर करा देंगे और उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो हमारे पास सरफेस की इंटेंसिटी होगी हम उस इंटेंसिटी को या सरफेस कलर को फ्रेम बफर में स्टोर करा देंगे। और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हर एक पॉलीगन के हर एक पिक्सल के लिए हम z को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो मैं कह सकता हूं कि जो डेप्थ बफर एल्गोरिथम होती है वो सबसे सिंपल एल्गोरिथम होती है अप्लाई करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। बट एट द सेम टाइम हमारे पास ये क्वेश्चन राइज होता है कि हम इसमें z की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। नाउ लेट अस सी कि हम z की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। To calculate the z value, let us again consider कि हमारे पास एक स्कैन लाइन है और इस स्कैन लाइन के ऊपर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन जो कि हमने माना है x और y, हम z की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, अब हमें इस पॉइंट के लिए z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर ये स्कैन लाइन की आप बात करें तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम होगा और x में 1 का इंक्रीमेंट हो गया होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x प्लस 1 एंड y। सो अगर हम नॉर्मल इक्वेशन प्लेन की जो कि हमें पता होती है वो क्या है, ax प्लस vy प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें z की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है एट द पोजीशन x एंड y तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को z के टर्म्स में सॉल्व कर लिया। हमें मिलता है z इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax माइनस by माइनस d कंप्लीटली डिवाइडेड बाय c। अगर हम नेक्स्ट पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं z की तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या रख दें, x is equal to x plus 1 and y will remain the same। Let us say इससे जो z की पोजीशन कैलकुलेट होकर आएगी उसे हम बोल रहे हैं z डैश। सो z डैश is equal to minus a multiplied by x plus 1 minus by minus d divided by c। सो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इससे पूरी इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें जो z के टर्म्स में मिलती है वो होती है z डैश इज इक्वल टू z माइनस a ओवर c। बिकॉज z हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ ax माइनस by माइनस d डिवाइडेड बाय c। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या सिंपल है कि जो नेक्स्ट डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी होती है उसके लिए हम प्रीवियस कैलकुलेट z की वैल्यू को उठा लें और उसमें से a बाय c की वैल्यू को
सब्ट्रैक्ट कर दें। इट सिंपली मीन्स a बाई सी जो होता है वो हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं और यहाँ पर हम z को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर द डेप्थ बफर एल्गोरिथम। लेकिन हम किसी भी एल्गोरिथम की बात करें तो हर एल्गोरिथम से एसोसिएटेड कुछ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेट अस सी द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेप्थ बफर मेथड। सो द बेसिक एडवांटेज, जैसे हमने पूरे लेक्चर में बात की है, बहुत इजी होता है इंप्लीमेंट के लिए। प्रोसेस एक ऑब्जेक्ट को एक बार में करता है। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो जो परफॉर्मेंस होती है डेप्थ बफर मेथड की वो एक्यूरेट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत अच्छे से काम कर पाता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ओपेक होते हैं। एट द सेम टाइम अगर डिसएडवांटेजेस हम देखें तो ये बहुत लार्ज मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर एक पिक्सल की पोजीशन को हमको स्टोर करना होता है। उसके लिए जो मेमोरी चाहिए होती है वो बहुत बड़ी चाहिए होती है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हर एक पिक्सल को हमें कैलकुलेट करना होता है उसकी जेड डेप्थ कितना निकलेगा, इसमें हमारा टाइम लगता है। सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंडली, ये वर्क नहीं कर पाती है जहां पर हमारे ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं। द रीजन इज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई ट्रांसपेरेंट होता है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो उसका कलर होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है उसके नियर बाय पिक्सल्स का। हमारे पास जो फ्रेम बफर होता है, हम सिर्फ एक पिक्सल की इंटेंसिटी को एक बार में स्टोर कर पाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं तो जो इंटेंसिटी मिलती है हमें मल्टीपल पिक्सल्स की मिलती है, जो कि इस एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो एल्गोरिथम है उसको हम बोलते हैं ए बफर मेथड। वी विल डिस्कस द ए बफर मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको जेड बफर एल्गोरिथम या डेप्थ बफर एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको लगता है हमारा वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।